हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो भाग दूसरा है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी एक नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, आज हम उनको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत वाली पुस्तक से आ रहे हैं, क्योंकि यही पुस्तक थोड़ी आपके लिए कठिन है, तो हम उन प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी हो गई, एमपी बोर्ड से रिलेटेड, यूपी बोर्ड हो गई, सीबीएसई बोर्ड हो गई, कोई भी बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी साझा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना सही विकल्प वाला, हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता दोस्तों महात्मा गांधी है। मैं थोड़ा धीरे नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि अपने को पूरा का पूरा कवर करना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लिया तो आपके 32 में से आधे यानी कि 16 नंबर तो आपके पक्के ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्न में से राजनेता नहीं है। तो राजनेता कौन नहीं है दोस्तों? राजनेता नहीं है राजा राम मोहन राय। मैं यहाँ पर राइट का निशान लगाते जा रहा हूँ। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है दोस्तों डेविड ईस्टन। कौन है? डेविड ईस्टन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संघात्मक शासन सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुआ? तो संघात्मक शासन दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ? कनाडा में हुआ था स्थापित दोस्तों। कहाँ हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। पांचवा है राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है इसकी? मूल्य निर्धारण, है ना कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य देख लेते हैं दोस्तों, ये भी एक नंबर में ही पूछे ही जाते हैं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीन शब्द पोलिस से हुई है। सही, सत्य। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सत्य। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये भी सत्य। पॉली मार्क्स एक राजनीतिक विचारक था। ये भी सत्य हो जाएगा। संविधान नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों सत्य। दोस्तों, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये तीसरा वाला है तो ये इसका असत्य है। देखो क्या हुआ था दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या नहीं करते, है ना कि नहीं? प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान भरना है आपको। देख लेते हैं कौन कौन से खालिस्तान है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से आरंभ होकर राज्य पर समाप्त होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों गार्नर का। आपको ध्यान में रखना है, यह कथन किसका है? गार्नर का है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो कौन सा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता खालिस्तान है। तो प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता क्या है? जनता है। के अनुसार राजनीति शक्ति का विज्ञान है। तो कैटलिन के अनुसार राजनीति शक्ति का विज्ञान है। प्राचीन खालिस्तान एथेंस स्पार्टा नगर है। तो प्राचीन यूनान एथेंस स्पार्टा नगर है। अब एक नंबर वाले एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। आपको ध्यान में रखना है, पॉलिटिक्स और एक रिपब्लिकन पुस्तक दोनों बहुत ही कंफ्यूज करती हैं। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है अरस्तु और रिपब्लिकन के लेखक हैं दोस्तों प्लेटो, है ना कि नहीं? ये हो गया अपना पहला वाला। दूसरा, हॉब्स किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे? तो हॉब्स दोस्तों समझौतावादी के बहुत ही प्रबल समर्थक थे। समानता से क्या तात्पर्य है? तो समानता मैं आपको बता दूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग, है ना कि नहीं, जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। तो ये होता है दोस्तों समानता। अब अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान से सुनना, अवसर की समानता क्या है? उन सभी अवरोधों को दूर करना जो व्यक्तिगत आत्मा के विकास में बाधा डालते हैं, है ना कि नहीं? सभी अवरोधों को दूर करना जो व्यक्तिगत आत्मा के विकास में बाधा डालते हैं। और न्याय क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। न्याय उचित और अनुचित का निर्णय करना ही क्या है दोस्तों? न्याय है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी। सही जोड़ी राजनीतिक विचारक कौन है दोस्तों? तो राजनीतिक विचारक है कौटिल्य। इसका ये वाला आ जाएगा कौटिल्य। पश्चात दार्शनिक कौन है? पश्चात दार्शनिक है प्लेटो। समझौतावादी विचारक है
कौन? तीसरा का ये वाला हो जाएगा, हॉब्स, लॉक, रूसो। उपयोगितावादी विचारक जेरमी बेंथम और साम्यवादी विचारक है कार्ल मार्क्स। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। अब अध्याय 2 पर आ जाते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। अध्याय 2 अपने स्वतंत्रता, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? लिबर्टी। इसके कुछ सही विकल्प देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आने के 100% उनकी संभावना है। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो उसका संबंध दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता से, आप हमेशा ध्यान में रखना। वोट देने का संबंध राजनीतिक स्वतंत्रता से। दूसरा, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों इनमें से? F.A. हायक नहीं है ना कि नहीं? तीसरा, स्वतंत्रता के प्रकार नहीं है। तो कौन सी स्वतंत्रता के प्रकार नहीं है? सत्तावादी स्वतंत्रता। चौथा, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो इस थॉमस जेफरसन ने कहा था दोस्तों। जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों लाक ने कहा था। क्या कहा था? कि जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, मतलब कि कानून नहीं रहना चाहिए तो वहाँ स्वतंत्रता रहेगी। तो ये इन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत दिया था दोस्तों। किसने? लाक ने। अब हम इसके सत्य असत्य की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो ट्रू एंड फॉल्स हैं जो एग्जाम में आने की उनकी संभावना है। तो पहला दोस्तों ये है, होब्स का मानना है कि स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है। तो ये बिल्कुल सही मानना है इनका, सत्य है। आंग सान सू की बर्मा की राजनेता है, सत्य। बर्मा दोस्तों जिसे अपना पड़ोसी ही देश है बर्मा, तो वहाँ की राजनेता कौन थी? आंग सान सू की। स्वतंत्रता की सुरक्षा न्यायपालिका नहीं देता, ये बिल्कुल असत्य का कथन है। लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ बंधनों का अभाव। लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ बंधनों का अभाव, तो राइट, इसका आंसर आ जाएगा राइट। लेनिन का मानना है कि आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। तो ये लेनिन क्या मानते हैं कि आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। तो ये भी सही मानते हैं, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। हम खालिस्तान देख लेते हैं इस अध्याय के। अपने अध्याय ये लिबर्टी वाला चल रहा है दोस्तों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खालिस्तान संरक्षित करता है। तो कौन संरक्षित करता है? मौलिक अधिकार। जॉन स्टुअर्ट मिल खालिस्तान के थे, ये ब्रिटेन के थे दोस्तों। जॉन स्टुअर्ट मिल, आपको ध्यान में रखना है, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन को ही यूके कहते हैं और इंग्लैंड भी उसे ही कहते हैं। और वहीं पर सबसे पहले क्या हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी। आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे या मैंने भी पढ़ाया हूँ। वोट देने का संबंध खालिस्तान स्वतंत्रता से है, तो वोट देने का संबंध राजनीतिक स्वतंत्रता से है। चौथा है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। खालिस्तान का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता का अभाव है, तो बंधनों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता का अभाव है। अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर भी दोस्तों 1 नंबर के आने वाले हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले 5 देशभक्तों के नाम लिखिए। दोस्तों वो 5 देशभक्त कौन से? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद मिसाइल, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो ये 5 के नाम आपको ध्यान में रखना है ना कि नहीं? ये वाले क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता की बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है कि स्वतंत्रता बंधनों की समाप्ति है ना कि नहीं? बाहरी प्रतिबंधों का अभाव भी स्वतंत्रता है, बंधनों की समाप्ति भी स्वतंत्रता है। फांसीवादी सरकार थी। फांसीवादी सरकार कहाँ थी? इटली में थी दोस्तों, फांसीवादी सरकार। अब इसके बारे में थोड़ा यदि आपको और विस्तृत से जानकारी लेना है तो आप इंटरनेट की मदद से गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कि फांसीवादी सरकार किस प्रकार से थी और किस प्रकार वो अपना शासन करती थी। चौथा, नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो नेल्सन मंडेला आप सभी को पता होगा दक्षिण अफ्रीका के थे। उनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो उनकी पुस्तक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पूरा नहीं करेगा दोस्तों, बोल के बता दिया। नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाजीवाद का जनक कौन था? तो हिटलर था दोस्तों। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। वह द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी अहम भूमिका थी। किसकी? हिटलर की। अब प्रश्न 5 देख लेते हैं सही जोड़ी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपन ने चर्चा की थी, वो आ गया दोस्तों। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की है। फ्रीडम फ्रॉम फियर ये आंग सान सू की एक पुस्तक है। भय से मुक्ति, शायद ये इसका वो होता है ट्रांसलेट हिंदी में, फ्रीडम फ्रॉम फियर का। तीसरा है अपना द प्रिंस। द प्रिंस दोस्तों मैकियावेली की है।
ये दोस्तों बहुत ही बार पूछे गए हैं। ये आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये बहुत बार पूछे गए, इनको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस हो गए मैकियावेली, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की, और हानि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो हानि सिद्धांत दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क टेस्यू ने दिया था। ये थी सही जोड़ी। अब देख लेते हैं 2 अंक वाले नहीं दोस्तों, अपन अभी 1 अंक वाले देख रहे हैं, क्योंकि 16 अंक आपके इनमें से बनने ही हैं। आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 16 अंक में से एक भी अंक नहीं कटेंगे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इन्हें याद कर डालिए बिल्कुल आज के आज। प्रश्न 1 है दोस्तों अपना, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है जिनमें निम्न कथन में समानता का अर्थ निहित है, तो कौन सा कथन है वो? इसका 7 नंबर वाला है दोस्तों, मनुष्य के साथ समानता का बर्ताव होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है अपना, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इन इक्वेलिटी के लेखक हैं, तो दोस्तों इन इक्वेलिटी का यहाँ पर अर्थ होता है असमानता। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक है जियां जॉक रूसो। आपको ध्यान में रखना है कौन है लेखक इनके? जियां जॉक रूसो। तीसरा क्वेश्चन है अपना, समानता की अवधारणा में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों? असमानों के साथ समान व्यवहार, ये शामिल नहीं है दोस्तों, असमानों के साथ समान व्यवहार। चौथा देख लेते हैं, चौथा है स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसके समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक है दोस्तों मैकाइवर, लास्की, रूसो। ये इनका क्या मानना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भेदभाव तर्क के संगत आधार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दास प्रथा। आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य देख लेते हैं। समानता का अर्थ समान व्यवहार से है, बिल्कुल राइट। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, सही। राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, जो राजनीतिक समानता है वो राज्य के द्वारा ही प्राप्त होती है, सत्य। कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य संविधान की दृष्टि से सभी समान है, ये भी सत्य। भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, ये कथन असत्य है, जबकि अवसरों की समानता है ना, तो ये गलत क्यों कह रहा है? तो ये कथन कैसा है दोस्तों? असत्य है। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। अब खालिस्तान देखते हैं। यदि दोस्तों आप अब तक इस वीडियो में टिके हुए हैं तो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी भी बोर नहीं होते, आप ध्यान में रखना। आपको दोस्तों ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते जाना है, यानी कि आपका कर्तव्य जो है तो वो पूरा करिए। आप ना एक दिन जरूर सफल होंगे, यह मेरी कामना है। तो इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए खालिस्तान देखते हैं। तो खालिस्तान समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है, तो वो कौन सी समानता है दोस्तों? प्रजातंत्र की आधारशिला है राजनीतिक समानता। खालिस्तान समानता के अभाव में अन्य राजनीतिक, नागरिक एवं सामाजिक समानता अर्थहीन है, तो वो कौन सी समानता है? आर्थिक समानता। न्याय को समानता मानने वाला विचारक कौन है? तो न्याय को समानता मानने वाला विचारक है दोस्तों, उसका नाम है अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। भारत के कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। भारत में मताधिकार की आयु आप सभी को पता होगा, यह क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में करने के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा दोस्तों, क्योंकि वो पढ़ने वाला विद्यार्थी रहेगा। आपको उत्तर कौन सा देना है? भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पितृसत्तात्मक समाज। अब पितृसत्तात्मक समाज दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाएं तो ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज यानी कि पितृ यानी कि पिता हो गया, और सत्ता मतलब कि उनका वहां पर वर्चस्व रहना। तो पिता और, है ना कि नहीं, जो परिवार होता है, परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों का वर्चस्व, मतलब कि महिला भी कम रहती है उस परिवार में, पुरुष ज़्यादा रहते हैं, और बच्चों में भी जो लड़के रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों पितृसत्तात्मक समाज। यदि आपको समझ आ गया हो तो आप कमेंट्स में कर बता सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समानता के जनक हैं, तो इनका नाम है, मार्क्सवादी समानता के जनक कहे जाते हैं कार्ल मार्क्स। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में किया गया।
राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे? समाजवादी विचारधारा के थे। रंगभेद की समस्या कहाँ थी? दक्षिण अफ्रीका में। अपन ने पढ़े दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला थे उनकी पुस्तक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और आंग सान सू की बर्मा की है, उनकी पुस्तक का नाम फ्रीडम फ्रॉम फियर। दोस्तों ये देखिए मुझे कैसे याद है, आपको भी ऐसे ही याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों संसाधनों की समानता, तो इसका राइट आंसर होगा डनॉर्किन। सामर्थ्य की समानता, इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। जटिल समानता वाल्जर। अनुपातिक समानता अरस्तु। आरक्षण अपने भारत में दिया गया है आरक्षण। दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं दोस्तों। आप अपन आ जाते हैं अध्याय 4 सामाजिक न्याय में। सामाजिक न्याय में पहला क्वेश्चन है दोस्तों 1 नंबर वाले, प्लेटो ने अपनी पुस्तक न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। दोस्तों अपन ने चर्चा की थी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द रिपब्लिकन। वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, ऐसा किनका मानना है? तो ऐसा मानना है लोकतांत्रिक समाजवादी का। किनका मानना है? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मार्क्सवादी का मानना है। क्या मानना है? कि वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो मार्क्सवादी के जनक कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। अपन ने अभी पढ़े। थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किन्होंने लिखी? तो थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन रॉल्स। कौन है? जॉन रॉल्स। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ बांधना या बंधन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था किससे था? धर्म से जोड़ते थे दोस्तों न्याय। जब भी न्याय करते थे तो वो धर्म की बात जो बीच में लाते थे कि ये धर्म से है तो इन्हें इस प्रकार का न्याय दिया जाए। अब सत्य सत्य देख लेते हैं दोस्तों। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक न्याय पर आधारित है। बिल्कुल सही। दूसरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे देवी न्याय पर आधारित है। ये भी सही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी सही हो गया। वारकर के अनुसार न्याय वह कड़ी जो स्वतंत्रता व बंधुता के मामलों को जोड़ती है। तो ये भी राइट। वैधानिक सिद्धांत को न्याय को मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 16 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं, और 16 में से और थोड़े कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। कन्फ्यूशस एक खालिस्तान दार्शनिक था, वो चीन का दार्शनिक था, चीनी यानी कि। इम्मानुएल कांट एक खालिस्तान दार्शनिक था, तो वो जर्मन दार्शनिक था, जर्मन। भारत में सामाजिक न्याय के लिए संविधान में खालिस्तान का प्रावधान है, तो सामाजिक न्याय के लिए दोस्तों मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य खालिस्तान समिति की अनुशंसा पर लिया गया, तो वो दोस्तों आपने पढ़े होंगे। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, यानी कि आपातकाल के बाद तुरंत बाद क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ है कि नहीं। तो मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो कौन सी समिति थी? उसका नाम था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। पांचवा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1976 में। न्याय का मतलब क्या है दोस्तों? न्याय का साधारण अर्थ होता है उचित और अनुचित का निर्णय करना ही न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व बताना है। तो सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, ये 3 तत्व हैं किसके? सामाजिक न्याय के। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। विशेष जरूरत वाले लोग कहलाते हैं। तो वो कौन से विशेष जरूरत वाले लोग? जो शारीरिक, ध्यान में रखना वर्ड में, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर होती है। ये 4 चीजें इनसे कमजोर हो तो वो क्या कहलाते हैं? विशेष जरूरत वाले लोग कहलाते हैं। बाकी सब कोई नहीं कहलाते विशेष जरूरत वाले लोग। चौथा क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण है न्यायिक समानता। न्यायिक समानता ये क्या है? न्यायपूर्ण वितरण। मुक्त बाजार से क्या अभिप्राय है? तो मुक्त बाजार किसे कहते हैं? ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें
माल और सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती है, वही मुक्त बाजार है। अब आईएमपी सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। प्लेटो, प्लेटो दोस्तों ये कहाँ के थे? प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया। प्लेटो का क्या हो जाएगा? न्याय सिद्धांत। कन्फ्यूशस एक चीनी दार्शनिक था, अपन ने पढ़े हैं। अज्ञानता का आवरण, अज्ञानता का आवरण रॉल्स दार्शनिक इम्मानुएल कांट जर्मनी। और सामाजिक न्याय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सब कुछ पूछा जा सकता है दोस्तों। वो पहली पुस्तक का मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आ गए हम राष्ट्रवाद में। दोस्तों वो अभी बीच के 2 चैप्टर्स रह गए हैं, तो उनको हम भी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी हम ये 1 नंबर वाले हैं तो उनको पूरा का पूरा देख लेते हैं राष्ट्रवाद से। अब आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, साम्राज्यों के पतन में मुख्य जिम्मेदार है राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। आपको बिल्कुल स्पीड से बताया जा रहा है दोस्तों, आपका इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। राज्य के प्रमुख तत्व हैं, राज्य के प्रमुख तत्व हैं 4। कितने हैं? 4 तत्व हैं। उग्र उष्टवाद किसका समर्थक है? अहिंसा का। किसने कहा था कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सत्य असत देख लेते हैं। सैजिनी रोमनो राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। 1871 में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, बिल्कुल सत्य। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज कराया जाता है, कंफ्यूज भी होते होंगे आप। आपको एक और जगह मिलेगा कि जो इटली, इटली नहीं दोस्तों, जर्मनी मिलेगा, जर्मनी मिलेगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो वो बताया जाएगा। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। और इटली और जर्मनी ये दोनों मिले थे कब दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है इतना, इटली और जर्मनी मिले थे 1871 में। फिर से जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कथन भी कैसा है? सत्य है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को कल्पित समुदाय कहा है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये भी सत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, वो तो सभी को पता है, ये भी सत्य है। भारत एक राष्ट्र है, पर क्वेश्चन बैंक में दोस्तों इसका असत्य दिया गया है, पर इसका मैं राइट आंसर बता दूं, सत्य है। कभी कभी क्या है ना कि कुछ मिस प्रिंट हो जाता है, आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। अब खालिस्तान देख लेते हैं। दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता किसकी प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उग्र राष्ट्रवाद अहिंसा का समर्थक है। राज्य को कल्पित समुदाय बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा। किसने? बेनेडिक्ट एंडरसन ने। जर्मनी का एकीकरण हुआ, अभी मैंने बताया था। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में हुआ था दोस्तों। अब प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर। जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 में। टैगोर व गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है? तो अहिंसा का। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति का भाव रखना, राष्ट्रवाद कहलाता है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों आत्मनिर्णय यानी कि स्वयं अपन जो निर्णय लेते हैं तो उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना आत्मनिर्णय कहलाता है। एक राष्ट्र एक संस्कृति का सिद्धांत क्या है? एक राष्ट्र एक संस्कृति का सिद्धांत के अनुसार जो लोग चलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अब सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। सही जोड़ी है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं है। ये किन्होंने कहा था? ये कहने वाले हैं वैज्ञानिक दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। आपको दिख पा रहे होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं है, मतलब कि और भी हमारी मंजिल बहुत सी है। राष्ट्रवाद के बाधक क्या हैं? तो राष्ट्रवाद के बाधक है दोस्तों सांप्रदायिकता, यहाँ पर है ये सांप्रदायिकता। तीसरा, साम्राज्यों के पतन के लिए क्या जिम्मेदार है? तो साम्राज्यों के पतन के लिए राष्ट्रवाद जिम्मेदार है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में हुआ। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता संबंधित है किससे? व्यक्ति की भावना। अब अध्याय 8 आ गया दोस्तों, अपना धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों थोड़ा और धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि आपके
क्योंकि आपको इस वीडियो से 16 नंबर्स का प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि 16 नंबर आपको बिल्कुल मिलने ही वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो आप बड़े ही ध्यान से देखिए। आप भले कोई भी पेपर दो, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो, चाहे कोई भी हो, बेसिक नॉलेज के लिए भी दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब धर्मनिरपेक्षता देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता में पहला क्वेश्चन है, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा द वाला। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। नहीं किया जाता ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो सभी को पर समान रूप से देखा जाता है, समान रूप से बिहेवियर किया जाता है। दूसरा, समान नागरिक संहिता की कामना करता है। कौन समान नागरिक संहिता की कामना करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है, धर्म लोगों के लिए अफीम है। यह किसका कथन है? ये मार्क्स का कथन है। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स, धर्म लोगों के लिए अफीम है। अब अफीम तो मैंने कभी देखा नहीं हूँ, पर अफीम होता है। तो मार्क्स ने क्या कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, लेकिन धर्म नहीं रहना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? वो आतंकवाद, विज्ञानवाद दोनों से संबंधित है। नास्तिकवाद का समर्थन किया तो किसने किया था नास्तिकवाद का समर्थन? प्रोंगो। ये नाम दोस्तों मुझे बहुत ही अटपटा लग रहा है, पर आपको ध्यान में रखना है कि नास्तिकवाद का समर्थन किसने किया था? प्रोंगो ने किया था दोस्तों। सत्य असत्य देख लेते हैं। सऊदी अरब धर्म सापेक्ष राज्य है, बिल्कुल राइट। वहाँ पर कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। हाँ, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कहाँ? सऊदी अरब में। ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म दोनों रहते हैं शायद। सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है, बिल्कुल सत्य। अराजकतावादी व्यक्तियों धर्म या ईश्वर से मुक्त करता है, ये भी सत्य। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल गलत दोस्तों। पाकिस्तान अपना क्या है? पड़ोसी देश है दोस्तों। दुश्मन भी है, पर पड़ोसी देश कहेंगे अपन, कुछ कह नहीं पाते। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है? नहीं दोस्तों, वहाँ पर धर्म सापेक्ष राज्य है। वहाँ पर मुस्लिम धर्म को ही वरीयता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा असत्य। आगे देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल सत्य। खालिस्तान देख लेते हैं। पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। भारत को खालिस्तान संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन में होने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य समान नागरिक संहिता की कामना करता है। जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी और पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से इंपोर्टेंट जो एक वाक्य में उत्तर से प्रश्न आएंगे। धर्म सापेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्म सापेक्ष का अर्थ आप ध्यान से सुन लीजिए। किसी विशेष धर्म को सर्वोच्च स्थान देना धर्म सापेक्ष कहलाता है। सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है? तो सर्वधर्म समभाव का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान रूप से मानना। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा क्या है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव न करना, यही है अवधारणा किसकी? धर्मनिरपेक्ष की। कि धर्म है तो उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों ईसाई धर्म। ये बहुत ही बड़ा धर्म है दोस्तों, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ईसाई धर्म की। पारसी धर्म के संस्थापक है संत जरथुष्ट्र। तो ये थे दोस्तों आज के इस अध्याय से। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भी अपने अध्याय बचे हैं, 2 अध्याय और बचे हैं, शांति और विकास। दोस्तों आपको थोड़ा और धैर्य रखना है, फिर आपके बाद छुट्टी, मतलब कि आपकी छुट्टी हो जाएगी। 16 अंक आपके पूरे मिलेंगे दोस्तों। 16 अंक चाहिए तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, तो अहिंसा का पुजारी दोस्तों महात्मा गांधी है, आप सभी को पता होगा। शांति को बनाए रखने तो कौन सी रणनीति उचित नहीं है? तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ये रणनीति उचित नहीं है। शीत युद्ध है, तो शीत युद्ध वाक युद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया था? तो यहाँ पर दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 11 सितंबर 2011 को क्या हुआ था दोस्तों? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO है, तो वहाँ पर आतंकवादियों ने एरोप्लेन से हमला कर दिया था। 2 एरोप्लेन आए थे दोस्तों, बिल्कुल
धड़ाधड़ हमला हुआ था। तो ये हुआ था कब? 11 सितंबर 2011 को, 2001 को दोस्तों, सॉरी 11 सितंबर 2001 को हुआ था। क्या होता है कभी कभी पढ़ाने में ना, अभी आधा घंटा हो गया दोस्तों तो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा गलत बोला जाता है। पांचवा है, भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। कब चुना गया? 1950 में। कब चुना गया? 1950 में। साथ साथ देख लेते हैं, हिटलर शांति के समर्थक था, बिल्कुल गलत, वो शांति नहीं चाहता था। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया, असत्य ये भी। 1991 में खाड़ी युद्ध करके कुवैत को मुक्त कराया गया। तो तीसरा हो जाएगा अपना दोस्तों, ये भी असत्य। भारत की विदेश नीति विश्व शांति के लिए है, सत्य। भारत एक तानाशाह देश है, ये असत्य कथन है। तानाशाह नहीं है दोस्तों, ये एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। देखते हैं, दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे कहाँ के थे? नीत्शे के थे ये। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चंपारण आंदोलन बिहार में चला गया, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। विल्फ्रेडो पेरेटो एक कौन है? इटली के ये अर्थशास्त्री है। फांसीवाद का जनक है मुसोलिनी। दोस्तों शीत युद्ध अपन बात कर रहे थे कि शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध दोस्तों, विचारों व मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। पगवास आंदोलन का ध्येय क्या था? तो पगवास आंदोलन का ध्येय था परमाणु हथियारों और विश्व सुरक्षा की समस्याओं पर चर्चा करना। ये पगवास आंदोलन का ध्येय था दोस्तों। निशस्त्रीकरण क्या है? तो अस्त्र शस्त्र की समाप्ति ही निशस्त्रीकरण है। उसका शब्द से ही अपने को पहचान जाना चाहिए कि अस्त्र शस्त्र की समाप्ति ही क्या है? निशस्त्रीकरण है। अहिंसा का तात्पर्य, अहिंसा क्या होती है? मन व वचन से हिंसा से दूर रहना ही अहिंसा है। संरचनात्मक अहिंसा है, समानता पर आधारित है, ये संरचनात्मक अहिंसा। अब सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। सही जोड़ी, भारत की विदेश नीति क्या है? बिल्कुल अच्छी विदेश नीति है दोस्तों। भारत की विदेश नीति, अभी इमरान खान ने भी अपने भारत की विदेश नीति को क्या बोल दिया कि बिल्कुल हमारे देश से अच्छी नीति है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इमरान खान की सरकार अभी पाकिस्तान में गिरने ही वाली है। भारत की विदेश नीति कैसी है? जियो और जीने दो पर आधारित है। विश्व व्यापार संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसके लिए? विश्व शांति के लिए है। परमाणु अप्रसार संधि 1970 में हुई। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है? कब हुआ स्थापित? 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों आप बिल्कुल धैर्य बनाकर रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपना ये लास्ट अध्याय है, अध्याय 10। इसके बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 16 नंबर के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे दोस्तों। 16 नंबर के लिए दोस्तों आपने इतनी मेहनत की, बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों। अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं सही विकल्प। राजनीतिक विकास के सिद्धांत को सबसे पहले अपनाया किसने? अपनाया लुसियन डब्ल्यू पाई ने अपनाया। राजनीतिक विज्ञान विकास की धारणा देन है, इसकी धारणा की देन क्या है? बंधुआ मजदूर। बाजार अर्थव्यवस्था आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? मुक्त व्यापार पर आधारित होती है। चौथा, भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ वन क्षेत्र को बचाने के लिए। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा आधारित, आपने मोदी जी को सुना ही होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम बहुत ही बार वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ भी सुन लीजिए दोस्तों। इसका अर्थ होता है कल्याणकारी राज्य। अब सत्य असत्य देख लेते हैं और धैर्य बनाकर रखिए दोस्तों। यदि आपने मिस कर दिया वीडियो तो आप 16 नंबर में से 2-4 नंबर और मिस कर देंगे। भारत एक विकासशील देश है, बिल्कुल सत्य दोस्तों। भारत अभी विकसित नहीं हुआ है, पर एक ना एक दिन विकसित हो जाएगा दोस्तों। आप धैर्य बनाकर रखिए। इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना 1884 में हुई थी, सत्य। बाजार अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार पर आधारित होती है, सत्य। विकास का आधार सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन है, तो ये भी सत्य। फ्रैंक ने माना है कि विकास और अल्प विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये भी हो जाएगा सत्य। अब खालिस्तान देख लेते हैं दोस्तों। बरगी डैम अपनी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो अपने मध्य प्रदेश की अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। तो वो नर्मदा नदी पर बरगी डैम बना हुआ है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर बना है।
नामक वैज्ञानिक ने विकास पर ज़्यादा काम किया। कौन से वैज्ञानिक थे वो? वीडनर। उनका नाम क्या था? वीडनर। आपको ध्यान में रखना है, ये नाम थोड़े अटपटे से हैं पर आपको ध्यान में रखना है। राजनीतिक विकास व पतन का सिद्धांत किसने दिया? एसपी हिरगरास ने दिया। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समाजवाद। अब समाजवाद क्या है दोस्तों? समाजवाद उसे कहते हैं वह वो विचारधारा जो समानता पर आधारित हो, समाजवाद है। समाज में सभी समान होना चाहिए, तो यही क्या है? समाजवाद। भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी? विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी का आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद करके चल जाना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। चिपको आंदोलन क्या है? तो वन संरक्षण व पर्यावरण को बचाने का एक जन आंदोलन है, इसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं। नीति आयोग बना। नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग किस लिए बना है? योजना आयोग, पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, तो योजना आयोग के स्थान पर यह आयोग गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के समृद्धि एवं विकास के लिए श्रेष्ठ नीतियां बनाना, यह है नीति आयोग। अब सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ी और देर रुक जाइए। सही जोड़ी है अपना, विकास से समाज में क्या होती है? आर्थिक असमानता आती है। विस्थापन, यदि बांधों का निर्माण होता है तो विस्थापन होता है। सारोबीबा, ये एक नाइजीरिया से संबंध रखता है, सारोबीबा। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में चलाया गया, और चिपको आंदोलन ये चमोली। तो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके बिल्कुल 16 से ज़्यादा भी नंबर बढ़ भी सकते हैं। प्लीज़ आप यदि इस वीडियो को थोड़ा भी आपको मदद मिली हो इस वीडियो से, तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव एंड लॉन्ग वीडियो के लिए। और शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पर आती है, प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन, और जो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर वायरल होते हैं, तो यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।